हम आप लोगों का स्वागत करते हैं टॉपर्स वे पर, जो कि आपको टॉपर बनने की राह को और भी आसान करता है। हम आज की इस शानदार कक्षा में देखने वाले हैं कक्षा 10th का BSEB का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आने वाले साइंस का पहला चैप्टर, जो कि प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश की परावर्तन में से जुड़ी हर एक जानकारी हम लोग कॉन्सेप्ट वे में और ट्रिकी वे में भी जानने का कोशिश करेंगे और पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि हम लोग आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा भविष्य में आने वाले प्रीवियस क्वेश्चन को बनाने की क्षमता अपने पास रखेंगे। तो आज की शानदार कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश यानी हम लोग प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, इसको समझते हैं। जैसे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ के और वह हमारे आंख पे पड़ता है, जिस कारण से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश का कुछ गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। वह गुण है प्रकाश हमेशा सीधी वे में चलेगा। कैसा वे में चलेगा? सीधा रास्ता में चलेगा। कभी प्रकाश को देखता है नाचते हुए जाते हुए, कभी प्रकाश नाचते हुए नहीं जाती है। प्रकाश कैसी रास्ता में चलती है? सीधा पड़ता है। घर होगा, घर में छोटा छोटा छिद्र होगा, जैसे वेंटिलेटर हो गया, तो उससे देखना प्रकाश आते रहता है। तो कैसा वे में आते रहता है? कैसा रास्ता रहता है उसका? सीधा रहता है। इधर उधर घूमता तो नहीं है। कैसा रास्ता रहता है? हाँ, उसको घुमाया जा सकता है प्रकाशीय तंतु के द्वारा। किसके द्वारा? जिसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रकाश गुण कैसी होती है, कैसी होती है। और दूसरे का प्रकाश चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश चुंबकीय तरंग है। प्रकाश चुंबकीय तरंग है। इसी खासियत के कारण इसको संचरण यानी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश निर्वात में चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। बोलो, चलता है कि नहीं चलता है? यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश निर्वात में चल पाएगी? प्रकाश जहाँ हवा है वहां पर चल पाएगी? और वहीं पे ध्वनि को लेते हैं तो मतलब निर्वात में वो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देता है। सुनाई देगा? वहीं पे प्रकाश क्या है? चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश, जिस कारण से यह निर्वात में भी आसानी से गमन कर पाती है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है? छाया यानी प्रकाश जब भी तुम लोग देखता है अपारदर्शी वस्तु, जैसे हमने ले ले, हमारा आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा आर पार दिखाई दे रहा है। यानी हम देखो लाइट के बीच खड़ा है तो हमारे पीछे परछाई बन रहा है। यानी प्रकाश है जो अपारदर्शी वस्तु का क्या बनाता है? छाया। यानी प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का क्या बनाता है? छाया बनाता है। अगर क्या पॉइंट देखेंगे गुण में, प्रकाश का गुण देख रहे हैं। प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक होती चाल, इसकी सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी बोलेंगे कोई पूछे प्रकाश का निर्वात में चाल कितना देते, क्या बोलोगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रकाश परावर्तन। क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मतलब चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि तुम लोगों को 9th 10th के साथ साथ 11th 12th में भी देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही आसान वे में हम लोग समझ सकते हैं इसको। समझ परावर्तन एवं पृष्ठ लिए। क्या लिए? पृष्ठ लिए। यहाँ पर प्रकाश का क्या है? स्रोत है। इससे एवं प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश। जिसके बाद सतह से टकराया और वापस अपने उसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया। यानी प्रकाश क्या हो रहा था? आ रहा था। और यहाँ पे ये क्या लौट गया कि नहीं लौट गया? यानी जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है और किसी सतह पर आकर टकराकर अपने उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को क्या बोलते हैं? उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? इसमें एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब यानी ये कौन किरण है? आपतित किरण। और ये कौन किरण है? उधर वाला ये कौन किरण है? याद करने का ट्रिक क्या है? यानी आने वाला आ यानी आपतित किरण और जाने वाला प्रदेश जा यानी परावर्तित किरण। और ये अभिलंब हो गया। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये कौन है? अक्ष है या सतह है या कुछ भी परावर्तक पृष्ठ मान सकते हो। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। यानी कोई भी प्रकाश है वो आके किसी सतह से टकराकर अपने उसी माध्यम में लौट गया, उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको परावर्तित किरण। आने वाला आ यानी आपतित किरण, याद कर रखने की ट्रिक है। और जाने वाला जा यानी प्रदेश जा। आने वाला घर आता है, जाने वाला
परदेश जाता है ना, तो परदेश से याद रखना है परावर्तित किरण। यही हो गया परावर्तक पृष्ठ। अब ये जो हो रहा है ना, इसका ना पूछना क्या है, इसका परावर्तन के नियम है कुछ, क्या है नियम है। अरे देखो ये भी आपतित किरण है, जे भी यहीं पर बैठल है, परावर्तित किरण ये भी यहीं पे बैठे है परावर्तक के पृष्ठ पर, अविलंब भी कहाँ है यहीं पर बैठा हुआ है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पे है कि ना। ये आके ये बैठ गया है, एक ये बड़ी मेन है, ये भी अविलंब भी यहीं पे बैठा हुआ है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत। और दूसरा का नियम है क्या, जो आपतित किरण का कोण जो होता है, आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यानी कोण जितना आई है उतने कोण आर रहेगा। कोई दिक्कत। आते हैं अगला का टॉपिक पे, समतल दर्पण। क्या, कोई भी दर्पण ले लिए, कोई भी क्या ले लिए दर्पण, मतलब उसका परावर्तक पृष्ठ अगर समतल है, कैसा है दर्पण लिए और उसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये वाला पृष्ठ क्या है समतल है, तो कौन दर्पण हो जाएगा। बहुत इजी वे में हम लोग समझ गए। अब समतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। अरे घर में आईना लगल रहता है, डेली तो लोग एकदम तेल लगा के केस झाड़ता होगा, वही आईना जो होता है ना, जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं, खोबरा जो देखते हैं, वही कौन दर्पण है, समतल दर्पण। देखता है हाँ भाई नाक आई ठीक है कि ना, इलाज है कि ना। लड़की से तो खासियत फेयर लवली हो गया, बिक्को हो गया, लड़कों से कितना क्रीम लगाता है तो एकदम मिलाता है कति में देख के, है ना देख के। आशीष तो खास कर, आशीष एकदम देखेगा इधर केस ना लटका है और इधर झाड़ देते हैं, इधर ना लटका है, वो नहीं ना रहता है। यानी हम लोग जो घर में चेहरा देखने के लिए उपयोग में लाते हैं दर्पण, कौन दर्पण है, ब्यूटी पार्लर रहता है, ब्यूटी पार्लर नेल्स पार्लर रहता है, उस सब में भी कौन दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। इसमें देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, अरे तोहर मुंह ऐसे है तो एकरा उल्टा पलट कैसे ना कर देता है, जैसे मुंह रहता है वैसे दर्पण में दिखाते रहता है ना, ऐसा ना है जब मुंह के ऊपर ले गया माथा के नीचे कर दिया, ना करता है। यानी समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा। और दूसरा, इसका आकार कैसा होगा, समान, जैसा तोहर मुंह के आकार वैसा उमें दर्पण में आकार बनेगा। ऐसा ना है जे तोहर मुंह इतना बना दिया ऐना, मतलब ऐसा आकार है बना दिया चिपका, चिपट ना जाता है मुंह, चाहे इतना को ना कर देता है, जितना वो इतने को बनाता है, जैसे तोर सेल वैसे बनाता है। यानी आकार कैसा होता है, बराबर होता है, समान। देखा देखेंगे इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, अभिसारी या कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और जैसे मान ले यहाँ पे दर्पण है, मतलब यहाँ पे दर्पण है और हम यहाँ पर है, तो हमरा से दर्पण की दूरी और दर्पण से हमर दूरी क्या होगा, समान होगा। यानी यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पर हम है, यानी हमरा से दर्पण की दूरी और दर्पण से हमर दूरी क्या होगा, समान होगा। कोई दिक्कत। यानी ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर। यह पाठ में परावर्तित होती है, इस कथन को याद रखना है, ठीक है। अगर कहते हैं गोलीय दर्पण, जिसका चमकीला पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, वो कौन दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो कौन दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या प्रकार के, गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, कौन कौन प्रकार होता है, एगो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण। वेरी गुड। तो गोलीय दर्पण में अवतल, तो अवतल दर्पण क्या होता है पता है, उसका भाग ना चमकीला जो पृष्ठ होता है, चमकीला पृष्ठ वो अंदर की ओर होता है। कैसा होता है, ये कैसा है, ये कौन दर्पण है। हम लोग गोलीय दर्पण के पास थे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि अवतल दर्पण अंदर की ओर होता है। तो अवतल दर्पण अंदर की ओर होता है और उत्तल दर्पण होता है कैसा, बाहर की ओर। तो पहला ले लिए कौन दर्पण, अवतल। क्या ले लिए, अवतल दर्पण कैसा होता है, अंदर की ओर, यानी इसका आकृति ऐसे होता है। देखो इसका भाग अंदर की ओर है कि ना है, इसका भाग अंदर की ओर है कि ना। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसका चमकीला पृष्ठ किधर हो गया, अंदर की ओर। और दूसरा ले लेंगे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका चमकीला पृष्ठ कैसा होता है, बाहर की ओर। कैसा होता है, बाहर की ओर।
यानी अवतल दर्पण में कोई पूछे जो चमकीला पृष्ठ कैसा होता है तो कहाँ की ओर होता है, और उत्तल दर्पण में पूछे तो बाहर की ओर। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है गोलीय दर्पण का भाग। गोलीय दर्पण का कुछ क्या होता है, भाग होता है। यानी देखो ये जो गोल है ना, यही क्या है, गोलीय दर्पण। तो इसका कुछ भाग को ना इसको मिटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कथी बनाने के लिए, उत्तल दर्पण बनाने के लिए। यानी क्या बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। तो इसको यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। देखो गोलीय दर्पण का भाग होता है, पहला कर दिया ध्रुव। तो ध्रुव यानी इसको क्या बोलते हैं, पोल। यानी क्या बोलते हैं, ध्रुव। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोल। यानी ई तो हो गया क्या, परावर्तक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, दर्पण का क्या हो गया, दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। पढ़ते आगे, ध्रुव परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव। दूसरा आ रहा है भाग कथी है, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। इसमें गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, यहाँ क्या था, गोला था। वो क्या था, शुरू में बताया ना, गोला था। यहाँ पर क्या था, गोला। इस पूरे गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। देखने बाद आगे पढ़ते हैं, क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच को क्या बोलते हैं, दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी ई वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ई दोनों के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इतना तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट चीज को समझे। इसके बाद मुख्य अक्ष हम लोग समझ गए, ये क्या है, मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत। यानी गोलीय दर्पण का ये भी भाग क्लियर हो गया। नेक्स्ट भाग है तुम्हारा मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। यानी वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और एक होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। इतना तक कोई दिक्कत। यानी इस फिगर को समझ में आ गया। एक बार हम लोग समझ लेते हैं फिर से। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है, सीधी रेखा जो है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष किससे मतलब गुजरने वाली सीधी रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, और यानी और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव बोलते हैं। देखने बाद परावर्तक ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ये जो पूरा गोला था, एक केंद्र को क्या बोलते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। हाँ, तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारी जान चुके थे, जो कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये है। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं और अभी भी समझ लेते हैं, ताकि हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी भी दिक्कत ना आए। तो हम लोग इसको जान चुके थे कि ये क्या था, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या था, और वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और ये क्या था, अनंत है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये बिंदु क्या है, मुख्य फोकस, और ये ध्रुव। यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र के
बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। और पूरे ही गोला है कि ना है, ये पूरे गोला के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे सी से सूचित करते हैं। और ये अनंत हो गया। अब इसको हम जान चुके हैं, इसके जरिए हम लोग को इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही आसानी और इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और इसी पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? सॉरी, रोक लो, गड़बड़ा गया। हाँ, तो हम लोग इसको आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव एवं मुख्य अक्ष के दूरी की वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? आधी होता है। यानी जो आर है उससे क्या होगा? आधा होगा। उसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी कोई भी फोकस दूरी पूछे तो वक्रता त्रिज्या की आधी को ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। आगे आते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए मतलब कथी जरूरी है। ठीक है, ऊपर से है। पहला क्या है? प्रकाश जो मुख्य अक्ष समांतर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। इसको हम समझते हैं इस फिगर पे। जैसे ही प्रकाश है, जा रहा परावर्तक पृष्ठ से टकरा गया। क्या हो गया? टकरा गया। और टकराने के बाद ये कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी? ये प्रकाश है, किसके समांतर जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और परावर्तक पृष्ठ से टकराते ही कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। समझ गए? दूसरा क्या आते हैं? ये कौन दर्पण अभी पढ़ रहे हैं हम लोग? अवतल दर्पण। ठीक है, जो फोकस से गुजरती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या है? जो फोकस से गुजरती है वो कहां से हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। यानी हम लोग आते हैं इस फिगर में, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो अगला फिगर में हम लोग आते हैं। यानी प्रकाश है कोई भी, और प्रकाश कहां से गुजरती है? प्रकाश है, मान लो क्या है? प्रकाश है, ये आ रहा है और कहां से गुजर रहा है? मुख्य फोकस से। कहां से गुजर रहा है? मुख्य फोकस से। तो ये मुख्य फोकस से गुजरकर यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है और किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर होती है। दूसरा का हम लोग क्या जान चुके हैं नियम? गोलीय दर्पण बनाने के लिए मतलब हम लोग क्या जान चुके हैं? जब प्रकाश मुख्य अक्ष से गुजरती है तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर होती है। और इससे पहले क्या समझे थे? जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। और अभी दूसरा का कंडीशन में क्या समझे? दूसरा का कंडीशन है जब प्रकाश मुख्य फोकस से गुजरेगी तो किसके समांतर? मुख्य अक्ष। यानी दोनों में क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। और जब मुख्य फोकस से प्रकाश को गुजारेंगे तो किसका समांतर होगा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। कोई दिक्कत? तीसरा का कंडीशन पे आते हैं। जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट जाते। क्या है? जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है परावर्तन के बाद अपने जो पथ से आया ना वह पथ पर वापस लौट गया। जो पथ से आया उसी पथ पे वापस लग गया। इसको समझना आसानी से है, बहुत सी आसान है, लेकिन बच्चे सबको बहुत मुश्किल लगता रहता है। जैसे यहाँ पर क्या प्रकाश है? क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है एकदम किस पे? वक्रता केंद्र पे आ गया। यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद ये आया था ना, ले भाई टकरा के सीधे वापस घूम गया। जे रास्ता से आ रहा था वही रास्ता से वापस। मान लो हमको कहीं जाना है, गए, वहाँ पर काम हो गया, वो काम होने के बाद उसी रास्ता से हम लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। उसी प्रकार प्रकाश किससे गुजर रहा था? वक्रता केंद्र से गुजर रहा था। जिसके बाद परावर्तक पृष्ठ से आगे टकराया और टकराने के बाद जिस पथ से आया उसी पथ पे वापस लौट गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब। क्या? अवतल द्वारा बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु अनंत पर हो। क्या है? यानी वस्तु। इसको मिटाया कोई? मत करो इसको। तो अब हम लोग जानेंगे कि अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है और इसमें क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग एक अवतल दर्पण का क्या लेंगे? परावर्तक पृष्ठ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? परावर्तक पृष्ठ, जो कि पेंट हुआ रहता है। क्या होता है? एक भाग रंगा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? यानी
कोई भी दर्पण है तो उसका एगो कोई शीशा लेंगे और उसको एक भाग को रख देंगे तो उसको अथी में बदल जाएगा, दर्पण में। यानी अवतल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। फिर से हम लोग इसको जानते हैं, इसको जितना समझ ले उतना ही हम लोग को टॉपिक समझने में आसानी होगी। यानी इसको मिला के हम लोग 3 बार इस फिगर को समझ चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या ही समझाया जाए, इसलिए इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जब तक ये फिगर क्लियर नहीं होगा तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है और ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। इसको जब परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। अच्छा, ये पूरा गोला है, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एगो बिंदु होता है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। देखा बाद इसको वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। देखा बाद फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। स्मॉल f से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल f से लिखेंगे। देखा बाद ये क्या हो गया, अनंत। क्या हो गया, अनंत। अब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का कंडीशन जैसे बनेगा, इसे कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, हम यहाँ हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सब चीज अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला कंडीशन देखना, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर। कथी है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। यहाँ पर वस्तु लिख के वो लिख देते हैं। ठीक, वस्तु का सर्कल क्या है, वो। यानी जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ है मुख्य फोकस, बताओ। मुख्य फोकस ये है, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी बन गया, जब हम वस्तु को, यानी हम यहाँ पर आके खड़ा हो जाएंगे तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। जब हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। दूसरे का कंडीशन देखते हैं, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र कहाँ है, हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र ये है। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इससे पहले हम लोग समझते हैं जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा तो क्या बनेगा। यानी यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं किसी वस्तु को तो वो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। समझ में आ गया। जब हम यहाँ रख रहे थे, जब अनंत पे रख रहे थे किसी वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। देखने बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो सेम वक्रता केंद्र पर ही वस्तु बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आते हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ देखो, वक्रता केंद्र से परे। यानी वक्रता केंद्र से परे यानी यहाँ पे वक्रता केंद्र से परे और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। यानी उल्टा बना दिए। ये क्या नंबर था, 4 नंबर पर था ना, यहाँ पर 4 नंबर समझने के लिए रखेंगे तब ना हम लोग समझेगा कहाँ कहाँ क्या बन रहा है। तो 4 नंबर यहाँ बन गया। देखो अगला का कंडीशन देखते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कौन है, ये है। जब मुख्य फोकस पर वस्तु को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस पर वस्तु रख दिए तो कहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, अनंत पर। इतना तक कोई दिक्कत पता नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव कौन है, ये है। और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, कोई दिक्कत। हाँ, यानी हम लोग आगे अब फिर से एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं ताकि हमें इस टॉपिक से जुड़ी एक भी प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि यह 10th के साथ साथ आपके आगामी कक्षा जैसे 11th में, 12th में बहुत बार बताया था। 12th में एक चैप्टर है 9, इसमें इसी को पढ़ना है। इसको एक बार और समझ लेते हैं ताकि हमारे इस कक्षा के साथ साथ अगली कक्षा का भी क्लियर रहे। तो हम लोग समझते हैं ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। देखो ध्रुव
और यानी ये पूरा क्या है, गोला है ना, गोला के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। एक बाद ये क्या है, नॉन। यानी अब हम जानेंगे ना कि अवतल दर्पण लेंगे तो कौन वस्तु को कहाँ रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी जानकारी हम इसी से मिलेगी। तो हम लोग इसको समझते हैं अच्छी तरह से। तो अगर हम वस्तु को अनंत पे रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, मुख्य फोकस पर। एक बाद अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। एक बाद वक्रता केंद्र पे हम रख दिए कोई वस्तु को तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। वेरी गुड। एक बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे कोई वस्तु तो कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। एक बाद मुख्य फोकस पर अगर हम कोई वस्तु रख दिए तो मेरा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। एक बाद अगर हम वक्रता केंद्र ध्रुव और फोकस के बीच रख दिए तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के बाहर। कहाँ बनेगा, बाहर। यानी इस टॉपिक में कोई दिक्कत, यानी हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस टॉपिक को जितना जाने वो उतना ही बेहतर है। यानी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, देखो वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बनेगा, बन रहा है मुख्य फोकस पर। एक नंबर दूसरा का, यहाँ पे दूसरा का देखना, दूसरा का वस्तु कहाँ दिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 2 नंबर है, 2 नंबर। तीसरा नंबर आते हैं वक्रता केंद्र पे रख दिए कोई वस्तु तो कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पे ही बन गया। अगल का फिगर देखेंगे, चौथा वस्तु यहाँ पर रख दिए, चौथा वस्तु कहाँ रखे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो यह कहाँ पर बन गया, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखा बाद हम लोग अवतल उत्तल दर्पण को आसानी से जान चुके हैं और उसके द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है ये भी समझ चुके हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च में, हेडलाइट में, चेहरा को बड़ा देखने में तथा दंत चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। और जब हजामत दाढ़ी बनाता है तो उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का ही। और उत्तल दर्पण का मात्र 3 याद रखेंगे और उत्तल दर्पण में जो 3 देख लेंगे उसके छोड़ को जितना आ जाएगा, जितना उपयोग सभी उपयोग होगा अवतल दर्पण में। जैसे उत्तल दर्पण में वाहनों के साइड मिरर में लगा जाता है पीछे की वस्तुओं तथा आदमियों को देखने के लिए। या अर्थात हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। दूसरा का देखिए इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है, किसमें किया जाता है, टेलीस्कोप में किया जाता है। और इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, किसमें किया जाता है, इस तीनों को छोड़ के जितना उपयोग आएगा सब उपयोग कथी में, अवतल दर्पण में किया जाता है। कथी में किया जाता है, अवतल दर्पण में। टॉर्च अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है, इसको ना अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जैसे कि देखो अवतल दर्पण जो होता है ना सभी किरणों को क्या करता है, एक जगह कर देता है, समेट देता है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे जो अ से ग तक, तो बचपन में पढ़े होगे अ आ, तो अ आ में क्या था जो अ से ग तक दे देते थे, अ से ग तक लिखने के लिए निकाल देते थे ना, तो अ से ग तक लिख देता था तो उसी में अ से ग तक पूरा समझाया जाता था। उसी अवतल दर्पण का याद करने का ट्रिक है। अवतल दर्पण में क्या होता है, सभी लाइट एक जगह क्या कर देता है, संचित कर लेता है। जैसे अ से ग तक संचित कर लेता था उसी प्रकार अवतल दर्पण भी अ से ग तक सोचे मैडम लिख देते थे, अ से ग लिखे, हो गया ना। तो अ से ग के बीच में जितना आता था पूरा लिखाया जाता था कि ना लिखाया जाता था। उसी प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि अ से अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में लाइट में एक जगह संचित हो जाता है, सभी को एक जगह कैसे कर लेता है, समेट लेता है। जैसे अ से ग तक के पूरी चीजों को इसमें समेट लिया जाता है। उसी प्रकार अवतल दर्पण क्या करता है, सभी लाइट को एक जगह समेट लेता है। और उत्तल दर्पण क्या कर देता है, फैला देता है। कैसे कर देता है, फैला देता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद रखना है 1/v + 1/u = 1/f। क्या याद रखना है, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी के बीच में एक क्या है, समीकरण है। और वो समीकरण क्या है, ये है 1/v + 1/u = 1/f। अब आते हैं आवर्धन पर। कोई तुमसे पूछे जो दर्पण सूत्र क्या है तो क्या बताओगे, बताओ दर्पण सूत्र क्या बताओगे, 1/v + 1/u = 1/f।
कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। आवर्धन, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी दर्पण द्वारा जो हम प्रतिबिंब बनाएगा किसी का, उस प्रतिबिंब का ऊंचाई और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा उस वस्तु का ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे कि कोई भी वस्तु है, उसका मिरर में प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका कुछ ऊंचाई होगा और उस प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को कभी से सूचित किया जाता है? स्मॉल एम से। किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल एम से। इसका सूत्र होता है, देखो, एम बराबर वी बटे यू। वी क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण के इकट्ठा करना या फैलाने की मात्रा उसके क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कोई भी लेंस होता है वो प्रकाश की मात्रा को या तो फैलाता है या तो क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है। उसको क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। किसका क्षमता? लेंस की क्षमता। और लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लेंस का एसआई मात्रक? क्या होता है? डायोप्टर होता है कि नहीं होता है? यानी लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? अब याद करने का ट्रिक देखो, क्या है? उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस। इसकी क्या हो गया? धनात्मक हो गया। कथी हो गया? फोकस दूरी धनात्मक हो गया। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? ए बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी लेंस की क्षमता p बराबर 1/f होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ देखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। देखो, अ का सेंस कहीं भी आता है तो नेगेटिव के लिए आता है। क्या किसके लिए आता है? नेगेटिव के लिए। जैसे असामान्य, क्या? असामान्य, अमान्य, यानी नेगेटिव सेंस के लिए आ रहा है ना। यानी अ लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंस यानी नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कोई में अपमान तो ये तो नेगेटिव ना, समान थोड़ी हुआ भाई। अपमान यानी नकारात्मक चीज़ है, अपमान हो गया भाई, तो वो में अ आ रहा है। जितना नेगेटिव वर्ड देखेगा सब में क्या रहता है? अ लगा रहता है, आगे लगा रहता है ना ज़्यादातर में। तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? अ। तो अ यानी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे उत्तल लेंस में तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्यों? देखेंगे, क्षमता बराबर 1/f होता है। यानी उत्तल लेंस का अगर लेंगे तो -f हो गया, तो ये धनात्मक प्लस f ना होता है इसका। देखो फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है तो प्लस ले लिए, तो ये प्लस इधर पे p बराबर 1/f हो गया, प्लस में हो गया। यानी इससे इस सीधे संबंधित रख रहा है, तो यानी ई प्लस है तो ई भी प्लस। कोई दिक्कत? उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा। किसका? अवतल लेंस का। जैसे अवतल लेंस का लिख लो, p बराबर 1/-f है ना, और ये माइनस होता है जो ऊपर चलाता है ना, तो p बराबर -1/f हो जाएगा। यानी सीधा सीधी प्लस और माइनस के संबंध रख रहा है। यानी अवतल लेंस का क्षमता भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्षमता बराबर 1/f होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो कैसे निकालेंगे? 100 सेंटीमीटर अपन में लेंस की फोकस दूरी। 100 सेंटीमीटर अपन में फोकस की, यहाँ देखो लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर अपन में लेंस की फोकस दूरी। अगर मीटर में हो तो 1/, लेंस की फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सारणी को हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग पीछे जो पढ़ चुके हैं उसको बहुत शॉर्ट वे में समझेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या? परावर्तन पढ़े थे ना, तो परावर्तन का एकदम शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, जो कि हमारा एग्जाम में आ जाएगा। उससे हम पूरा परिभाषा बना देंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है? जो परावर्तन जैसे देखेंगे बताएंगे, सतह से टकरा कर उसी दिशा में क्या हो जाता है? लौट जाता है। क्या होता है? लौट जाता है। जैसे था आपतित किरण आ रहा था और टकरा के लौट जा रहा था,
परावर्तित किरण, और ये बीच में क्या था, अभिलंब था। यहाँ पे कौन किरण था, कौन था, आपतन कौन था, यहाँ पर क्या था, परावर्तन कौन था, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण, इसको अभिलंब बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो यानी परावर्तन के लिए सिर्फ क्या याद रखेंगे, सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाना। तो अपवर्तन में क्या रखेंगे, अभी अपवर्तन हम लोग नहीं पढ़े हैं, अपवर्तन को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका जान लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आगे पढ़ेंगे, प्रकीर्णन भी क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इससे हमारे माइंड में फिगर तैयार रहेगा कि हाँ भाई क्या हो सकता है। तो देखो परावर्तन क्या होता है, सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाना। तो बाद क्या है, अपवर्तन, यानी अपवर्तन दूसरे माध्यम में जाना, आभास या प्रतीत होना। यानी अपवर्तन में आगे हम लोग पढ़ेंगे जो दो माध्यम होता है, क्या माध्यम, दो, एगो होता है सघन, एगो होता है विरल। तो यहाँ से अगर यहाँ पे जाएगा ना प्रकाश तो यहाँ पे मुड़ जाता है, तो इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद क्या रखना है, जो दूसरे माध्यम में जाना और आभास या प्रतीत होना। जैसे बोल देगा जो बाल्टी में सिक्का रखा हुआ है और ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो कौन अति हो जाएगा, तो अपवर्तन हो जाएगा। दे देगा ऑप्शन में परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, विवर्तन, तो अपवर्तन। तो क्या मानोगे, अपवर्तन, क्योंकि प्रतीत होना या आभास होना जहां लिखल देखना है, कथी मान देना है, अपवर्तन। चलो देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हम लोग तुमको बताया प्रकाशीय तंतु से हम लोग प्रकाश को की दिशा को मोड़ सकते हैं। सुबह में बताए थे, मतलब सॉरी सुबह में नहीं, इस क्लास के पीछे वाला में बताए थे। तो दूसरे माध्यम में जाना, आभास प्रतीत होना यानी अपवर्तन। तो बाद पूर्णांतिक परावर्तन, समान माध्यम में लौट आना। कौन माध्यम में, जे माध्यम में जा रहा है, जैसे यहाँ जा रहा था, एक ऐसा कौन होगा ना 90 डिग्री का कौन होगा, ऐसा कौन होगा ये अपने माध्यम में लौट आएगा, सघने में लौट आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांतिक परावर्तन। इसको डिटेल वे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आते हैं प्रकीर्णन, कथी पे आते हैं, प्रकीर्णन, तरंग का क्षय या किसी खास रंग का दिखना कथी कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ध्रुवन, किसी खास दिशा में भेजना, यानी हमें भेजना है, चलो हम यहाँ खड़ा है, हमारा उत्तर में भेजना है, तो उत्तर में मोड़ देंगे, तो किसकी सहायता से, ध्रुवन की सहायता से। विवर्तन, छाया में प्रवेश करना। और तन्नी को पक्षी देखो, तन्नी को पक्षी उड़ते रहेगी ना, तो देखना नीचे छाया नहीं बनता है। वही कोई बड़का पक्षी उड़ते रहेगा तो नीचे कथी बन जाता है, छाया। तो वो जो छोटा पक्षी जो उड़ते रहता है उसमें क्या कर जाता है, प्रकाश प्रवेश कर जाता है। कथी, उसके छाया में क्या कर जाता है, प्रकाश प्रवेश, जिस कारण से उसकी छाया नहीं दिख पाती है। छोटा पक्षी का छाया दिखता है, नहीं दिखता है, ऊपर उड़ते रहता है। व्यतिकरण, कभी कभी चमकना, यानी शीशा फोड़ दिया, चाहे उसमें दरार आ गया और उस पर लाइट पड़ रहा है तो कभी कभी चमक रहा है, तो इसके कारण, व्यतिकरण के कारण। क्या हो गया, चलो आगे आते हैं वर्ण विक्षेपण। कहाँ आते हैं, वर्ण विक्षेपण। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का तुम लोग का अनुसरण होगा जब तुम लोग 12th में भी पढ़ोगे। जब हम 12th का एग्जाम दे रहे थे तब मेरे एग्जाम में भी ये आया था। तो वर्ण विक्षेपण का सिंपल सा कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, हमारे न्यूटन भैया। कौन दिए थे, न्यूटन भैया। न्यूटन भैया क्या लिए थे, वो गोल चक्री लिए थे। क्या लिए थे, गोल चक्री। इनमें कै रंग था, 7 रंग था। कै रंग था, 7 रंग था। और उस 7 रंग को गोल घुमा रहे थे ना, तो कै रंग में बच जा रहा था, मात्र 1 रंग में। कौन प्रकाश में, श्वेत में। तो उजला में। तो सोचे कि भाई इसको घुमाने पर, चक्री डिस्क को घुमाने पर, क्या है, डिस्क है, क्या है, डिस्क है। 7 रंग के डिस्क को घुमाने पर 1 रंग प्राप्त हो रहा है। तो उनको दिमाग में चला कि हमको 1 रंग से भी 7 रंग मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किए, एगो प्रिज्म लिए। क्या लिए, प्रिज्म लिए, और उससे क्या गुजारे, श्वेत प्रकाश गुजारे। क्या गुजारे, श्वेत प्रकाश गुजारे। और ये श्वेत प्रकाश कितना भाग में टूट गया, 7 रंगों में टूट गया। क्या रंगों में, 7 रंगों में टूट गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष भी बोलते हैं। क्या है, श्वेत प्रकाश है। क्या है, श्वेत प्रकाश। ये क्या है, प्रिज्म है। ये क्या है, ये जो रंग टूटा है इसका होता है, अभी हम लोग इसका ट्रिक बताते हैं। ये हो जाएगा ब आ न ह पी न ले, ब आ न पी न ले।
बै आन दूध 4 6 1 7 रंग हुआ। इंद्रधनुष से क्या रंग? 7 रंग। तो वो न्यूटन भैया ना इसको देखे जो 7 रंग से एक रंग श्वेत प्रकाश बन रहा है, तो हम इस श्वेत प्रकाश से भी गुजार कर क्या बना सकते हैं? 7 रंग बना सकते। तो एक प्रिज्म लिए, 2 असमांतर पट्टिका वाला क्या लिए? प्रिज्म लिए, उससे श्वेत प्रकाश को गुजारे, वो कितने रंग में टूट गया? 7 रंग में टूट गया। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? बै आन पीन ले। जैसे बहुत सारा ट्रिक है बिबगियोर करके, लेकिन बच्चे को बहुत सारा परेशानी होता है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है अपन देहाती लैंग्वेज में। बै आन पीन ले। एगो दोस्त आया, चाय बन गया घरे, बोला ना हम चाय ना पिए छी, तो तू लोग बोलता है ना बै आन पीन ले, बोलता है कि ना ये बै आन पीन ले। तो मान लो आशीष है, आशीष को बोला है बै आन पीन ले, ये हमारे घरे आया, तो हम इसको बोला है आ बै आन पीन ले। तो यही ट्रिक क्या हो गया? बै आन पीन ले। तो बै से क्या हो जाएगा? बैंगनी, आ से आसमानी या जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, तो न से तेकरा बाद नारंगी, तेकरा बाद ल से लाल। तो लिख देते हैं बै से बैंगनी, जिसके बाद आ से आसमानी या जामुनी, तेकरा बाद कथी है? न से नीला, तेकरा बाद कथी है? ह से हरा, पी से पीला, तेकरा बाद न से नारंगी, ल से लाल। हाँ, इतना ध्यान रखेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हुए कथी का मान बढ़ता है? तरंग दैर्घ्य का। कथी का मान बढ़ता है? तरंग दैर्घ्य का। नीचे से ऊपर जाने में किसका मान बढ़ता है? तरंग दैर्घ्य का। क्या मान बढ़ता है? यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? लाल का। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होगा, बाकी बात सब चीज कम में होगा। प्रकीर्णन, तेकरा बाद आपको ये सब प्रकीर्णन, ध्रुवन, विवर्तन, व्यतिकरण, सब चीज कथी होगा? कम होगा। यानी लाल का खाली कथी ज्यादा है? तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। कथी ज्यादा है? तरंग दैर्घ्य। बाकी बात सब चीज कम। बाकी बात सब चीज के कर जाता है? बैगनी के है। कोई दिक्कत? हम लोग इतना जान चुके हैं, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो था क्या था? वर्ण विक्षेपण। कितना रंग में टूट गया? 7 रंग में। रोक दो। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपना दिशा और गति बदलता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि हम लोग इससे पीछे वाले में समझ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो जब इसमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम होती है सघन और एक माध्यम होती है विरल। जब प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाता है तो एक अभिलंब होती है, उससे प्रकाश दूर चले जाती है। इससे ही तात्पर्य हम लोग समझ सकते हैं। याद करने का ट्रिक है जो विरल, विरल यानी गिरल, विरल विरल यानी गिरल, यानी अभिलंब से दूर जाएगी और प्रकाश की मतलब जो दिशा होगी वो गिर जाएगी। जब सघन से विरल में आएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। यानी विरल, विरल माध्यम में गया यानी प्रकाश की किरण क्या हो गया? गिर गया, यानी अभिलंब से दूर चल गया। देखो यदि हम ऊपर ले लेते हैं सघन और नीचे ले लेते हैं क्या? विरल। क्या ले लेते हैं? विरल। तो विरल में होता है कि कणों की संख्या अलग अलग मतलब हट हट की होती है। क्या होती है? हट हट की होती है। कणों की संख्या सघन माध्यम में सटी सटी होती है तथा विरल माध्यम में कणों की संख्या हटी हटी रहती है। जिस कारण से जब सघन में हम लोग ले आते हैं तो यहाँ पर कणों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहती है बहुत ज्यादा है, जिस कारण से इसको फैलने का मौका नहीं मिलता और यह अभिलंब की ओर नजदीक में आ जाती है। यानी हम लोग इससे पहले देखें, जब सघन से विरल में आ रहा था तो क्या हो रहा था? सघन से जब विरल में आ रहा था तो प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या जा रहा था? दूर जा रहा था, क्योंकि विरल में कणों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग हटकर होती है। अरे मानो जैसे एक जगह बहुत भीड़ लागल है, कथी लागल है? भीड़ लागल है, पेठिया है चाहे मेला है, वहाँ पर भीड़ है। कोई लड़का जाएगा दौड़ते तो दौड़ते पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और कहीं पर 2-4 को आदमी अलग अलग खड़ा है और कोई लड़का जाएगा तो सीधे चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो वह है जो यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है तो पार न कर पाता है सीधे, और यहाँ पे ऐसे अभिलंब की नजदीक आ जाता है। सिकुड़त कहाँ आता है? अभिलंब के नजदीक आ जाता है। और जब सघन माध्यम यहाँ पर रहता है, विरल यहाँ पे रहता है, तो सॉरी जब सघन रहता है, इसको काट देंगे इसे। अर्थात जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें कण क्या होता है? फैलल होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी तरह हम अगर यहाँ पे सघन को रख देते हैं
और यहाँ पर क्या रख देते हैं, विरल को रख देते हैं, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर चली आएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर चली आएगी। हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ देखेंगे सघन तथा विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है। क्या होता है, विरल माध्यम। अरे कोई लेकर दौड़ते जा रहा है, विरल यानी हटल हटल कर, यानी सीधे निकल जाएगा। यानी कि जब सघन तथा विरल माध्यम में समझेंगे हम, जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होता है कौन होता है, विरल। क्यों, विरल में कणों की संख्या हटी हटी रहती है, इसलिए प्रकाश की गति क्या होती है, अधिक होती है। एक बाद आएंगे सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में तो कणों की संख्या सटी सटी रहती है, जिस कारण से प्रकाश की गति क्या होती है, कम होती है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर चलती है तो अपवर्तन बाद अभिलंब से दूर चली जाती है। जो हम समझाए वही चीज यहाँ पे तथ्य के रूप में है। जिसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण। जब हम मछली को पानी के अंदर देखते हैं तो मछली का साइज क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा का देखेंगे, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई लकड़ी जब देखेंगे तो वो क्या होगा, मुड़ी हुई प्रतीत होगी। यानी आधा लकड़ी को पानी में रख देना, आधा लकड़ी को ऊपर रख देना, तो लकड़ी क्या होगा, मुड़ी हुई प्रतीत होगा। क्या होगा, मुड़ी हुई परिवर्तित होगा, प्रतीत होगा, सॉरी। एक बाद आता है टब में पानी। जब टब में वो पानी ले लेंगे, आते बाद उसमें सिक्का चाहे पत्थर ले लेंगे ना, तो सिक्का ऊपर की तरफ क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। ये सब घटना किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वेरी गुड। चलो अब आगे आते हैं अपवर्तन का नियम। क्या है, जैसे परावर्तन का नियम हम लोग देखे वैसे ही अपवर्तन का नियम भी है। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होती है। यानी देखो ये है, जो आपतित किरण क्या है, आपतित किरण है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। अब तीनों आके ही बैठल है, तो यानी तीनों एक ही तल पे है कि ना है। यानी अपवर्तित किरण यही है, अपवर्तित किरण यही है, अभिलंब भी यही है। यानी अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अगर का देखेंगे नियम, अगर का नियम क्या होता है, दूसरा का नियम, अपवर्तन कोण के साइन और अपवर्तन कोण का साइन का स्थित होता है। इसे स्नेल नियम का कहते हैं। इसको हम डिटेल में जानते हैं। स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में म्यू आर अपॉन में म्यू आई, म्यू बराबर। यानी साइन स्नेल का नियम यही होता है। स्नेल का नियम जब भी पूछे तो हम इस चीज को बताएंगे और इसको डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। इसके आगे आते हैं, यदि वायु में प्रकाश की चाल c हो, अगर माध्यम प्रकाश की चाल v हो, तो उससे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी म्यू। जो हम लोग अभी म्यू बराबर लिखे हैं साइन आई अपॉन में साइन आर, उसी को लिख सकते हैं म्यू बराबर, यहाँ पे क्या है, चाल, चाल c है बट्टे के बाद क्या है, c के बाद v है, वेग v है। यानी एक होता है अपवर्तनांक का सूत्र। क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल। कहाँ, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश, सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल। किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या तरंगदैर्घ्य, क्या तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्घ्य। इसको बैठा देंगे तो क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, c है, अपॉन में क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v है। यानी म्यू बराबर, यानी अपवर्तनांक बराबर क्या निकल गया, c बटे v। यानी यदि वायु में प्रकाश की चाल c हो तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो, तो हम लोग को अपवर्तनांक निकालना होता है। अपवर्तनांक का सूत्र होता है, बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी उस पर रख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है c तो c रख देंगे, फिर माध्यम में दिया हुआ है v तो v रख देंगे, तो c बटे v आ गया अपवर्तनांक। फिर आगे आते हैं हम लोग
अब हम लोग आते हैं दर्पण को अच्छी तरह से समझने के बाद, अपवर्तन को, परावर्तन को, इस सबको अच्छी तरह से समझने के बाद अब हमारा पार्ट शुरू होता है लेंस का। लेंस, गोलीय लेंस होता है। गोलीय लेंस का पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? गोलीय लेंस दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय है, उसे गोलीय लेंस कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं समझना है, एगो पृष्ठ या दूगो पृष्ठ क्या होगा उसका? गोलीय होगा। ये देखो एगो पृष्ठ, दूगो पृष्ठ क्या हो गया? गोलीय हो गया। यानी कौन किसके लिए होगा? गोलीय लेंस के लिए होगा। किसके लिए हो गया? गोलीय लेंस के लिए। आते आगे, गोलीय लेंस कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के। जैसे एगो हो जाएगा तुम्हारा अवतल, समोत्तल, मतलब लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र 2 ही लेंस पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? अवतल और उत्तल। इसी 2 लेंस को हमारे सिलेबस में दिया गया है। और उत्तल लेंस यदि किसी लेंस में बाहर की ओर से उभरा हुआ पृष्ठ हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, तथा किनारों से पतला होता है। यानी उत्तल लेंस का कैसा होता है? बीच से मोटा, किनारों से पतला। कैसा होता है? बीच से मोटा और किनारों से पतला। यानी उत्तल लेंस का कोई भी पूछे तो बोलना चाहिए बीच से क्या होता है? मोटा होता है, किनारों से क्या होता है? पतला, और बीच से मोटा। और अवतल लेंस में जैसे ही आते हैं तो अवतल लेंस में अगर जाएंगे तो उसमें हो जाता है, मतलब किनारों से मोटा हो जाएगा, बीच से पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा अवतल लेंस में? किनारों से मोटा और बीच से पतला। चलो, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस से 2 प्रकार देख रहे हैं हम लोग। पहला उत्तल लेंस देख लिए। उत्तल लेंस में कुछ और भी कथन है, जैसे कि देखो, यह प्रकाश की किरणें को अभिसारी यानी फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। यानी प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस से गुजारा जाता है तो क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैलाता है। इसलिए इसको कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, यह लेंस बीच से कैसा होता है? पतला होता है, तथा किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। अवतल लेंस की बात करें तो यह बीच से क्या होता है? पतला, तथा किनारों से मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को एक जगह न एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है, यानी अपसारित करता है। इसलिए इसको कौन लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस का एगो नाम क्या है? अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का एगो नाम क्या है? अपसारी लेंस। इसका अभिसारी लेंस क्यों है? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। अवतल लेंस का अपसारी लेंस क्यों नाम है? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। उत्तल लेंस में कोई पूछे तो यह किनारों से कैसा होता है? पतला, बीच से क्या होता है? मोटा होता है। अवतल लेंस की कोई बात करें तो यह किनारों से क्या होता है? मोटा होता है, बीच से क्या होता है? पतला होता है। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। हम लोग वक्रता केंद्र देख चुके थे। जो लेंस का गोला होता है उसका जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या देखते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में क्या था? वक्रता केंद्र। और मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? रेखा गुजरती है। उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। देखेंगे प्रकाशीय केंद्र, यह लेंस का केंद्र बिंदु होता है। फोकस बिंदु, वो जो वक्रता केंद्र के बगल में एक बिंदु होता था, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु था। ये क्लियर हो गया। जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर गिरती है तब अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती है? एक बिंदु को प्रतीत होती है। चलो, स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन आई अपन में साइन आर बराबर में म्यू आर अपन में म्यू आई। यानी कि स्नेल ने म्यू यानी कि अपवर्तनांक का कुछ समीकरण दिए, और वो समीकरण क्या है? साइन आई अपन में साइन आर बराबर म्यू आर अपन में म्यू आई। इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि हमारे सिलेबस से थोड़ा हटके और बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने, यानी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पर देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में किसका क्या क्या संबंध देखेंगे? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा फोकस दूरी। यानी वस्तु की दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होती है? माइनस माइनस। यानी वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? दोनों में माइनस माइनस होगी। क्या होगी? माइनस माइनस होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? वास्तविक के लिए प्लस और काल्पनिक के लिए माइनस। ट्रिक क्या बताए थे? कोई भी चीज जब हम देखते नहीं, वो वाला ट्रिक किसमें फॉलो होगा? दर्पण में फॉलो होगा। किसमें फॉलो होगा? दर्पण में। लेंस को ही याद ही करना होगा। फिर आते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी इसमें होता है
उत्तल लेंस में होता है प्लस, अवतल लेंस में होता है माइनस। इसके लिए हम पीछे भी ट्रिक बता चुके हैं, अभी बताते हैं। जैसे अवतल, अवतल में अ आ रहा है, किसी भी चीज के आगे अ लग जाए तो वो कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस। जैसे अमान्य यानी मान्य नहीं है वो, यानी कैसा सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस। मान्य रहता तो वो पॉजिटिव सेंस हो गया, अमान्य यानी नेगेटिव सेंस हो गया। यानी जैसे अ लगा है तो यानी ये समझ जाएंगे इसका फोकस भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर फोकस दूरी के लिए ही ट्रिक फॉलो होगा। और वस्तु की ऊंचाई दोनों में, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। चलो अब आते हैं दर्पण पे। क्या चीज आते हैं? दर्पण पे। दर्पण पे आते हैं। चलो, वस्तु की ऊंचाई दोनों में ही, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण दोनों में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। देखिए जैसे वस्तु की ऊंचाई क्या है? नेगेटिव है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में भी वस्तु की ऊंचाई नेगेटिव है। तो आते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब मतलब जैसा प्रकृति बनेगा उस हिसाब से उसको माइनस चाहे प्लस लगेगा। यानी उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों। कैसा बनता है? काल्पनिक तथा वास्तविक। वेरी गुड। जैसे काल्पनिक बनेगा तो कोई भी चीज को हम सोचते हैं तो कल्पना में क्या लगता है? वो बहुत अच्छी चीजें लगती है। क्या लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत आसान लगता है। जैसे सोचते होगे तुम लोग, जैसे आज शेड्यूल बनाया तो कल ऐसे पढ़ना है, तो सोचोगे तो हाँ, सोच रही हो तो पढ़ लोगे। सोचोगे कि हाँ पहले 4 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा सोचोगे, सोचने में तो आएगा जब पढ़ लेंगे। लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो असलियत में पढ़ाई होता है? नहीं होता है। यानी वास्तविक जैसे चीजें आ जाएगी वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। और जैसे कल्पना में हम देखते हैं तो उससे क्या हो जाती है? पॉजिटिव होता है। उसी ट्रिक से हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? काल्पनिक। और ये अवतल दर्पण में क्या होती है? कैसी होती है? काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बनती है। आगे हम लोग देखते हैं स्नेल का क्या परिभाषा। जैसे स्नेल का परिभाषा होता है जो म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में होता है म्यू आर अपॉन में म्यू आई। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन में माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। इसके बाद हम लोग आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण जब बनाते हैं तो इसके इस ओर वास्तविक बनते रहता है और इस ओर एक प्रतिबिंब 6 नंबर में बनता है जो कि होता है काल्पनिक, छोटा और सीधा होता है। इसके बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, छोटा और सीधा ही बनता है। उत्तल लेंस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा अवतल दर्पण का। अब हम लोग इस कक्षा की लास्ट टॉपिक को देखते हैं, उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पे वस्तु रखा जाता है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है। जैसे ये उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ले लिए और उत्तल लेंस में एक होता है अनंत, एक होता है 2f1, एक होता है f1। जब f2 होता है, 2f2 होता है और अनंत होता है। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है? f2 पे बनता है। क्या बनता है? f2 पे बनता है। इसके बाद अगर वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है? f2 और f2 के बीच में बनता है। जिसके बाद हम वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है? 2f2 पर बनता है। और जब हम वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो तब प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। f1 पे जब रखते हैं तब अनंत पे बनता है। और छठा नंबर f1 से परे रखते हैं तो नीचे बनता है। इसमें उत्तल लेंस में प्रतिबिंब छोटा, बराबर, बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है तथा काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा। फिर कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसके बाद जब हम वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा और कैसा बनेगा? छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब हम वस्तु को 2f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर बनेगा और 2f2 पे बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जिसके बाद 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब वस्तु को हम f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पे बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और
उल्टा बनेगा। जब हम वस्तु को छठा नंबर पोजीशन यानी कि F1 से थोड़ा परे रखते हैं तो प्रतिबिंब इसी साइड बन जाता है, बायां तरफ की बन जाता है।